हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, इसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी एग्ज़ाम पहले कराए हैं उन एग्ज़ाम्स में यदि कंप्यूटर पूछा गया है तो वो सारा जो भी पीवाईक्यू है उसका यहाँ पर हम कलेक्शन देखने वाले हैं। ये देखिए, इसका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। यदि सिलेबस आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। और बाकी देखिए, इसी सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर पीवाईक्यू जो है वो यहाँ पर जनरेट किया गया है। तो देखिए, जो पहला इसमें से अपना टॉपिक है ये है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। मतलब कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो उसके यहाँ पर है। और दूसरा देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर है और तीसरा हार्डवेयर रहेगा। ये देखिए, ये सारा सिलेबस के हिसाब से है। पहले इंट्रोडक्शन था, फिर सॉफ्टवेयर था, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में भी देखिए एक स्पेसिफिक था ये ऑपरेटिंग सिस्टम, अगले उसमें हम पढ़ेंगे भी इसको। और इसके बाद देखिए यहाँ पर स्प्रेड शीट है जो कि एक्सेल कह सकते हैं आप। फिर इसके बाद में इंटरनेट वाला पोर्शन आएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर भविष्य में जो साइबर सुरक्षा है और नई जो तकनीक है, ये देखिए डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डेटा है और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, इससे संबंधित जो भी देखिए प्रश्न आए हैं वो यहाँ पर नीचे हम देखेंगे क्रम से। तो यहाँ पर इसका देखिए जो पहला पोर्शन है इसको हमने थ्योरी में भी कंप्लीट कर लिया है। कंप्यूटर का जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो वो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। वो थ्योरी थी, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो वो थ्योरी भी आप देखिएगा। और बात ये है देखिए कि अभी आप यदि कोई भी क्लास अगर पिछली वाली जो थ्योरी की है अगर वो देखिए तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो प्रश्न आए हैं ये सारे प्रश्न आप यूं ही हल कर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ इतनी चर्चा की गई है कि आसानी से आप उसको यहाँ पर हल कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम एक एक करके यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें से पूछा गया है जो कि इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में हम देख रहे हैं कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करके रखती है या स्टोर करती है, तो वो क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है देखिए, इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो कंप्यूटर होगा, क्योंकि यहाँ तो कंप्यूटर की सिर्फ डेफिनेशन ही दी गई है। जब इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाई गई है तो देखिए उसमें कहा गया था कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है और इनपुट को निर्देशों के हिसाब से प्रोसेस करता है और फिर यहाँ पर आउटपुट देता है। आउटपुट देने के साथ में इस आउटपुट को वो भविष्य के लिए स्टोर करके भी रख सकता है। अगला देखिए प्रश्न था, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? इसका जो मुख्य कार्य है कंप्यूटर का मेन वो क्या है? ऑप्शन थे इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी कार्य हैं कंप्यूटर के, क्योंकि क्या करता है देखिए, इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है, स्टोरेज भी करता है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। ऑप्शन बी है, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। मतलब अगर इसने कोई सूचना स्टोर करके रखी है तो दोबारा इसको एक्सेस कर सकता है। तीसरा देखिए ऑप्शन था, इसमें कोई भावावेश नहीं होता, मतलब कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, ये बिना भावना के होता है, ये बिना चाहत के होता है। तो तीसरा ऑप्शन था। इसमें चौथा ऑप्शन है देखिए, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तीनों पहले वाले जो ऑप्शन है ये सही है, लेकिन ये अप्रतिबंधित ढंग से, ये अपने ऑटोमेटिक कुछ काम नहीं करता है। ये जो निर्देश दिए गए होते हैं उन निर्देशों के हिसाब से ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। बाकी यहाँ पर देखिए लॉजिकल मशीन तो है ही, स्टोरेज भी करता है और स्टोरेज तक पहुँच भी सकता है अपनी सूचना जो इसने स्टोर की है। और यहाँ पर देखिए भावावेश इसमें नहीं होता है, इसमें फीलिंग्स नहीं होती है। हालांकि एआई के माध्यम से और आगे क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से हो सकता है हम कुछ और भी एडवांस कंप्यूटिंग जनरेट कर सकें, जो कि भविष्य में होगा ही, वो एक अलग की बात है। लेकिन अभी तक का जो नॉर्मल सिनेरियो है वो यही है कि उसमें फीलिंग नहीं है। अगला देखिए प्रश्न आया था कि कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। यहाँ पर संख्या पूछ रहा था इनकी, देखिए कि तो 6, 7, 8 और 9 ये संख्या दी गई है। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 यहाँ पर बताए गए हैं।
जिनमें से देखिए पहला यहाँ पर अगर देखें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरी यूनिट्स हैं और सेकेंडरी स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। तो ये जो छह पार्ट जो है कंप्यूटर के यहाँ मुख्यतः बताए हैं। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं उनमें से ये कौन सा इन दिए गए ऑप्शंस में नहीं है? ऑप्शन देखिए ALU, दूसरा ऑप्शन है CPU, तीसरा मेमोरी और चौथा ऑप्शन कागज़। तो देखिए जो कागज़ है, ये कागज़ इसका कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये कागज़ जो है कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, बाकी यहाँ पर सारे जो है कंप्यूटर के हिस्से हैं। अगला देखिए प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? कंप्यूटर से कौन सा संबंधित नहीं है? देखिए ऑप्शन दिए हैं CPU, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और अगला इसमें ऑप्शन दिया है एरिथ्रोसाइट्स। तो देखिए ये एरिथ्रोसाइट्स जो है ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी CPU, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ये सब क्या है कि इससे संबंधित होते हैं। हमने देखिए सारा कुछ पढ़ा इसमें से, हार्ड डिस्क भी देखिए, हार्ड डिस्क को डिटेल में पढ़ा था। सेकेंडरी स्टोरेज जब क्लास पढ़ाई गई थी तो सेकेंडरी स्टोरेज में हमने कई तरह के सेकेंडरी स्टोरेज पढ़े थे, उसमें से एक हार्ड डिस्क भी था। हमने मैग्नेटिक टेप को पढ़ा है, फ्लॉपी डिस्क को पढ़ा है, इसके बाद पेन ड्राइव्स को पढ़ा है, CD पढ़ा है, DVD पढ़ा है, CD रोम पढ़ा है, ठीक है। तो इनमें से आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला देखिए, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या है दिए गया है। अब ये प्रश्न समझ में आया होगा कि भाई अगर कोई आप रॉ डेटा दे रहे हैं, रॉ इनपुट दे रहे हैं, तो उसको अगर जानकारी में बदलना है, इन्फॉर्मेशन में बदलना है, उपयोगी इन्फॉर्मेशन में बदलना है, तो कंप्यूटर क्या प्रक्रिया अपनाता है, ठीक है। अब देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया है इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट और फिर कंट्रोल। B ऑप्शन दिया है इनपुट प्रोसेस, C ऑप्शन दिया है यहाँ पर प्रोसेस, कंट्रोल, आउटपुट, तीसरा दिया इनपुट, स्टोर, आउटपुट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो पहला ऑप्शन सही है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्या करेगा, इनपुट लेगा, मान लीजिए उसने इनपुट लिया, इस इनपुट किए गए डाटा को उसे क्या करेगा, थोड़ा स्टोर करेगा रैम पे, फिर रैम से वो CPU को जाएगा और CPU इसमें क्या करेगा, प्रोसेस कर देगा, प्रोसेस के बाद में फिर क्या करेगा भाई, आउटपुट दे दिया जाएगा। और आउटपुट के साथ साथ में एक चीज़ कंट्रोल होगी, क्योंकि CPU के अंदर हमने देखा था कि एक पार्ट होता है CU यानी कंट्रोल यूनिट का होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, सारे उनको कंट्रोल करके रखता है कि किसको किस ढंग से एलोकेट करना है, कैसे मेमोरी एलोकेट करना है, तो ये सब यहाँ पर करना होता है। अगला देखिए, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं करता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर और मोबाइल फ़ोन। तो देखिए प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये प्रोसेस नहीं करता, ये किसी तरह का उस तरह के फंक्शन नहीं करता, ये प्रिंट करने का काम करता है। यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर, तो ये काम गणना का करता ही है, कंप्यूटिंग का काम करता है। कंप्यूटर तो करता ही है क्योंकि कंप्यूटर शब्द ही कंप्यूट से बना था और कंप्यूट का मतलब गणना करना होता है। तो इस प्रकार से जो प्रिंटर है यहाँ पर, ये आउटपुट डिवाइस है, ये कैलकुलेट करने का, ये गणना करने का काम नहीं करता है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर में यूज़र को डॉट डॉट भी कहा जाता है, तो कंप्यूटर को क्या कहा इसको यूज़र को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है देखिए यहाँ पर ह्यूमन वेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर या फ्रीवेयर। तो इसमें से ह्यूमन वेयर ये यूज़र को कहा जाता है। भाई यूज़र क्या है, एक ह्यूमन है और ह्यूमन के हिसाब से एक शब्द बना ह्यूमन वेयर। तो ह्यूमन वेयर क्या है कि कंप्यूटर में जो यूज़र है उसको ह्यूमन वेयर हम यहाँ पर कह सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डॉट डॉट में संग्रहित किया गया है, इसमें से वे CPU द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या पूछ रहा है हमसे कि ये जो मेमोरी है, तो मेमोरी में हमने एक चीज़ ये देखी थी कि भाई जो बाइनरी फॉर्मेट में काम होता है, तो बाइनरी फॉर्मेट में किस तरह से काम होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रश्न था कि प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है, हमने एक चीज़ देखी थी कि मेमोरी में डेटा का रिप्रेजेंटेशन एक सब्जेक्ट देखा था, तो किसमें बाइनरी में दर्शाया गया है और मेमोरी में इसको संग्रहित किया गया है। यहाँ पर खाली स्थान पे क्या होगा, मेमोरी में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे CPU द्वारा प्राप्त
डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। इसको थोड़ा देखिए समझाते हैं। जैसे हमने ये बात की थी कि भाई कोई भी यहाँ से इनपुट दिया जाएगा, ये इनपुट जाएगा यहाँ पर रैम में स्टोर होगा। रैम को हमने बात ये बोली थी, देखिए कि ये जो रैम होती है इस तरह से यहाँ पर ब्लॉक 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 इसमें बने होते हैं। तो यहाँ पर डाटा जाके क्या होता है, स्टोर होता है। और ये जो डाटा स्टोर होता है तो हमने बात ये की थी कि जो बाइट का रूप होता है बाइट में जाके स्टोर होता है। तो बाइट के हमने देखे थे कि भाई बाइट क्या होता है, बाइनरी में 8 यदि बिट होते हैं तो वो क्या हो जाता है, बाइट हो जाता है। बाइट के रूप में डाटा स्टोर होता है, वही यहाँ पर कह रहा है। देखिए प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डॉट डॉट में संग्रहित किया गया। किस में स्टोर किया गया है, मेमोरी में स्टोर किया गया है। क्योंकि हमने ये भी चर्चा की थी कि भाई प्रोग्राम जो होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले रैम में लाना पड़ता है। रैम पे जब प्रोग्राम आता है तभी वो एग्जीक्यूट होता है। हम भी जब कोई भी इनपुट देते हैं तो वो भी कहाँ पे जाता है, रैम पे जाता है। फिर इसके बाद में वो एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट मतलब उसमें प्रोसेस होती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर मेमोरी में उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। अब देखिए ये चिप और ये यहाँ पर देखिए कंट्रोल यूनिट और ये जो ऑप्शन दूसरे जो दे रहे हैं यहाँ पर मेमोरी और चिप दिया। तो ये जो चिप होती है ना, चिप में हम डेटा इस तरह नहीं स्टोर करते भाई। चिप में हम स्टोरेज सेकेंडरी डिवाइस में कर लेते हैं, अलग बात है। लेकिन मेमोरी जो मेन मेमोरी है, मेमोरी में हमने दो तरह की मेमोरी पढ़ी थी, मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। तो जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में जो डाटा है ना, प्रोग्राम वहीं पर जाके स्टोर होगा। इसके बाद में उसकी प्रोसेस होगी। अगला देखिए प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जब सीपीयू काम करता है तो उसमें कुछ रजिस्टर्स यूज होते हैं। रजिस्टर्स मेमोरी के रूप में हमने पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो सबसे फास्ट होते हैं। पहला रजिस्टर, उसके बाद में कैश मेमोरी और फिर इसके बाद में रैम, ये क्रम था। तो देखिए क्या होता है कि जब भी जो हमारा सीपीयू जब काम करता है तो कुछ रजिस्टर्स को वो यूज करता है अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। और वो जो डेटा होता है वो मुख्यतः जो एएलयू है, एएलयू के द्वारा उत्पन्न किया गया कुछ डेटा होता है। क्योंकि एएलयू जब एक्शन परफॉर्म करता है, ये एएलयू क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जब ये कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो इसके द्वारा किए गए गणना को वो यहाँ पर एक रजिस्टर में स्टोर करता है। उस रजिस्टर को नाम है क्या, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में ये स्टोर इसलिए करता है कि इसके बाद में अगर तुरंत से कोई गणना हमें परफॉर्म करनी है तो ये जो एएलयू है, एएलयू को जो डेटा है इसको रैम में अगर स्टोर किया जाएगा तो वहाँ से एक्सेस टाइम जो है बढ़ जाएगा। एक्सेस टाइम मतलब मेमोरी तक पहुँचने का टाइम। और सबसे करीब जो होता है वो रजिस्टर्स होता है। सीपीयू के सबसे करीब में रजिस्टर्स होते हैं, फिर होता है अपना कैश मेमोरी, फिर होता है यहाँ पर रैम। तो इसलिए जो रजिस्टर्स हैं, यहाँ पर रजिस्टर्स में डेटा को स्टोर कर लिया जाता है एएलयू द्वारा जो उत्पन्न मध्यवर्ती डेटा। मध्यवर्ती मतलब कि आधा प्रोसेस किया आधा नहीं किया, फिर और दोबारा से उसमें काम करना है। तो ऐसे रजिस्टर को हम यहाँ एक्यूमुलेटर के नाम से जानते हैं। अगला देखिए प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम बारहवां इसमें देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, बौद्धिक स्तर, जवाबदेही, बहुउपयोगिता और कर्मठता। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो इस तरह से जो ऑप्शन आए थे, हालांकि अब वर्तमान के टाइम पे देखिए अगर हम देखें तो यहाँ जो देखिए एक ये आईक्यू वाला है। चूँकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बना रहे हैं तो ये हम आर्टिफिशियल आईक्यू तो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सही होंगे देखिए वो दो चीज़ें हैं कि आईक्यू और जवाबदेही जो है ये कंप्यूटर की अभी मान्य विशेषताएं नहीं है। क्यों, इसकी कंप्यूटर की सेल्फ में कोई जवाबदेहिता नहीं होती है, ह्यूमन की जवाबदेही होती है। और आईक्यू देखिए इसका सेल्फ का आईक्यू अभी तक हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल उस हिसाब से। और दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों के हिसाब से भी हम इन चीज़ों को देख सकते हैं कि भाई कौन सा हमें आंसर टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए जो आईक्यू है सेल्फ का अभी नहीं है इसके पास, और जवाबदेहिता जो है ये अभी यहाँ पर नहीं है अभी।
बाकी देखिए जो अन्य विशेषताएं होती हैं तो आप देख ही रहे हैं कि भाई इसमें स्पीड तो है ही है और ये विश्वसनीयता है, इसमें रिलायबिलिटी है, क्योंकि ये काम रिलायबिलिटी से यहाँ पर कर सकता है। जबकि यहाँ पर देखिए सेल्फ का आईक्यू इसमें अभी नहीं है। हालांकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आया है तो ये कहा जाएगा कि भाई आगे तो सेल्फ का आईक्यू भी ये डेवलप कर लेगा, क्योंकि हमारे द्वारा जो दिया गया प्रोग्राम है इससे इसको स्वयं चीज़ें जनरेट, जैसे अभी जो चीज़ें चल रही हैं वर्तमान में, चाहे वो हमारा डीप सीक हो या फिर जो अन्य एक्स कंपनी का जो एआई है एलन मस्क का, चाहे वो हो, या फिर अन्य जो भी यहाँ पर एआई काम कर रहे हैं तो वो किस ढंग से कर रहे हैं ये आराम से देखा जा सकता है। आगे देखिए एक प्रश्न था, एक डॉट डॉट दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ होती है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब, इसको समझिए। देखिए एक डॉट डॉट दिखाता है, क्या एक कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान यहाँ पर देता है। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसको सारा जो भी सिस्टम है ऑर्गेनाइज रूप में चूंकि है तभी वो ढंग से क्या कर रहा है कि काम यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहा है। अगला देखिए प्रश्न था, यहाँ पर देखिए खाली स्थान, एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है कि एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक संरचना है। क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि कंप्यूटर किस तरह से बना है, उसका क्या आकार है, क्या ढांचा है। तो ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो सिस्टम जो पूरा है उसका वैचारिक डिज़ाइन बनाता है। क्या है, वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक संरचना वहाँ पर इसको क्या करता है कि देता है, जो कि परिचालन की मौलिक संरचना को यहाँ पर बताता है। तो ये देखिए अभी तक हमने ये जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था इसके हमने प्रश्न देखे हैं फ्रेंड्स, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। अब यहाँ पर अगला जो अपना टॉपिक के रहेगा वो रहेगा देखिए कंप्यूटर के घटक। तो इसके घटक कौन कौन से हैं, ये देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए बायोस वाला यहाँ पर पूछा गया है और ये सारा हमने डिस्कस भी हालांकि किया है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, और जितना हमारी कोशिश है कि जितना अच्छा दे सकेंगे हम देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।